कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। अभी आप लोगों का फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन ऑनगोइंग है और कल फिजिक्स की एग्जामिनेशन भी है। उम्मीद है आप सबों ने अपनी तैयारी कर रखी है। सारे तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्रिपेयर कर चुके हो। ऑब्जेक्टिव के लिए जहां तक सवाल है तो जितने भी वीडियोस बने हुए हैं एमसीक्यूज के, जो लास्ट ईयर वाले हैं, जो प्रोजेक्ट रील वाला जो ऑब्जेक्टिव है और जो मॉडल क्वेश्चन सेट जो है जो जेसीईआरटी ने जारी किया था, इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को आप एक बार देख के जाएंगे। जहां तक सवाल है 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप सिलेक्ट कर लीजिए हर एक चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल ही रहा है। और अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है कि किसको हम सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट नहीं करें, तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि जो भी मॉडल सेट है जो आपके प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन ले लें। देन आफ्टर प्रोजेक्ट रील वाला 3 सेट है उसका ले लें। सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप वहां से कर लें। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको मोटा मोटी मालूम है, ऐसे मैं एक बार बता देता हूं। जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो वहां से जो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है वह क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन, इसको आपको हर हाल में करके जाना है। गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन जो है, जो 4 एप्लीकेशन है मुख्यतः, वो चारों एप्लीकेशन जो है वो आप देख के जाएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि गॉस लॉ जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है विथ एप्लीकेशन, राइट। तो कम से कम ये 5 मार्क्स के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए जरूर देखना चाहिए, एंड दैट इज किरचॉफ्स लॉ, और उसका जो एप्लीकेशन है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको भी आपको देख लेना है, राइट। देन आफ्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप देखो तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ जरूर से करना है, उसका एप्लीकेशन जो है ये भी आपको करके जाना है। एम्पियर सर्किटल लॉ और उसका जो एप्लीकेशन है उसे भी आपको करना है। साइक्लोट्रॉन कर सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कर सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप छोड़ सकते हैं, सारा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप इजी फील करते हो वही क्वेश्चन जो है आपको करना है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में जाओ तो वहां पर आपको ट्रांसफार्मर जरूर से कर लेना है और एसी जनरेटर है। अगर एसी जनरेटर आपको हो गया है, ठीक है, दैट्स राइट, लेकिन कम से कम ट्रांसफार्मर जो है ये आप जरूर से पढ़ के जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी बता दिया, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में भी चर्चा हो गई। अब यहां पर देखो लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्टिक्स में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो जरूर से करना है। तो वहां पर आप देखो μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, ये रिलेशन आपको हर हाल में करके जाना है। देन आफ्टर जो है लेंस मेकर्स फार्मूला है, यानी कि 1 by f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by μ1 इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2, ये क्वेश्चन जो है आपको सेलेक्ट करना है, ये आप जरूर से करके जाएंगे। देन आफ्टर जो है अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है ये आपको निकाल के जाना है। देन आफ्टर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का दोनों केस, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस जहां पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं जहां पे इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी पे होता है, और दूसरा जहां पर इमेज का फॉर्मेशन जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है इसका दोनों केसेस जो है आपको करके जाना है। अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वहां पर आप क्या करोगे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस से एक क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो, दैट इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ जो है ये आपको करना है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक्स, जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो है, यहां पर सेमीकंडक्टर क्या है, उसका टाइप क्या है, यानी कि एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या है, और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का जो दोनों टाइप है, एन टाइप और पी टाइप, ये आप करके जाएंगे। रेक्टिफायर करके जाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, एटलीस्ट उसे कर लेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसे आप आसानी से कर पाओगे।
तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन जो है एटलीस्ट करके जाएंगे तो आपका 3 क्वेश्चन जो आपको बनाना है वो जरूर से आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मास डिफेक्ट क्या है और बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मास डिफेक्ट जो है हो सकता है कि 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, हो सकता है 3 मार्क्स में किसी क्वेश्चंस के साथ अटैच करके पूछ सकता है, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी हो गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये मास डिफेक्ट जो है ये क्या होता है। व्हाट इज मास डिफेक्ट? हम लोग बात करेंगे मास डिफेक्ट की। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें, अगर एक एटम का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का एटम का स्ट्रक्चर है, राइट। और इस एटम के बीच में सेंटर में जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर में मौजूद क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है और साथ में क्या होगा? न्यूट्रॉन्स होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का जहां तक सवाल है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, ये आप जानते हो। तो इस न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रेजेंट है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियस की मास होगी तो वो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? तो जो न्यूक्लियॉन्स का मास है उसी के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सेपरेटली जितने भी प्रोटॉन्स हैं उसका मास, जितने भी न्यूट्रॉन्स है उसका मास, दोनों को जोड़ देगा तो ये क्या हो गया? मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स हो गया। और अलग से जो है मास ऑफ द न्यूक्लियस निकाला तो दोनों का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है और ये पूरा न्यूक्लियस है। तो यहां पर थोड़ा सा मास में जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को एक्चुअल में हम लोग किस नाम से जानते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। सो मास डिफेक्ट क्या है? द डिफरेंस इन मास in between the mass of the nucleons and the mass of the nucleus। तो जो न्यूक्लियॉन्स का मास है और जो न्यूक्लियस का मास है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। और मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से अगर मास डिफेक्ट को सिंपली हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस इन मास between the total mass of the nucleons to the mass of the nucleus is called mass defect। यानी कि मास डिफेक्ट क्या है? तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास ऑफ द न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। लेट अस कैलकुलेट द मास डिफेक्ट इन केस ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम XAZ। तो मान लो कि एक एटम है X जिसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर क्या है? Z है। अगर इसका हम लोग मास डिफेक्ट निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये जो Z है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो कितनी है? Z है। मान लिया जाए एक प्रोटॉन का मास जो है वह कितना है? mp। तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, उसको मास ऑफ प्रोटॉन से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल मास मिला किसका? प्रोटॉन का। अब इसको जो है हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ। तो यहां पर मास जो आप देख रहे हैं, मास नंबर, ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन जो है उसकी संख्या Z है और टोटल मास नंबर जो है वह A है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? A माइनस Z। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? A माइनस Z। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल प्रोटॉन का मास, ये हो गया टोटल न्यूट्रॉन्स का मास। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ने से ये क्या हो गया? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। इसको मास ऑफ द एटम AZ, ठीक है, सॉरी XAZ। यहां पर एक एटम है X जिसका मास नंबर A है और Z, इसका जो भी मास ऑफ द न्यूक्लियस है उसके साथ जो है यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये Mn जो है वो क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहां पर अगर आप देखो
तो mp जो है ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम लोग mn की बात करें, mn, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और mn यहां पर जो हम लोग लिखे हैं mn कैपिटल है, ये हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस का मास। तो सिंपल आपने देखा मास डिफेक्ट क्या है, द डिफरेंस इन मास बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मतलब जो न्यूक्लियन का मास है और जो न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियन कहने का मतलब जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका मास, और जो न्यूक्लियस का मास है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। हमने एक एटम लिया X जिसकी मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, उसका मास डिफेक्ट निकाला। तो डेल्टा M इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा Z, उसको गुना करेंगे MP, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन से। ये तो टोटल प्रोटॉन का मास निकला। A माइनस Z क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करिए, ये टोटल न्यूट्रॉन का मास हो गया। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को जोड़ दिए तो ये मास ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियंस हो गया। उसको माइनस करना है मास ऑफ द न्यूक्लियस से, तो जो डिफरेंस आएगा, इसी डिफरेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये मास डिफेक्ट जो है 1 मार्क्स के लिए एज वेल एज 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल ऑल द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। तो इन सारे के सारे न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर में अगर बाइंड करके रखना है, असेंबल करके रखना है, तो कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो जो मास डिफेक्ट है उसको आपको C स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेल्टा M क्या है, मास डिफेक्ट है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यहां पर देखिए हमने क्या कहा, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल ऑल द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में जितने भी न्यूक्लियंस हैं उन सारे के सारे न्यूक्लियंस को असेंबल करके बाइंड करके रखने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। होती कितनी है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा M C स्क्वायर के बराबर। डेल्टा M क्या है, मास डिफेक्ट है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछता है डेफिनेशन लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर लिखेंगे इन जूल, सफिशिएंट है। लेकिन अगर डेल्टा M जो है AMU में अगर हम लोग लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, तो डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। मतलब जो भी मास डिफेक्ट दिया गया है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, उसको 931.5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी अभी हमने बताया डेल्टा M जो है वो क्या है, तो ये मास ऑफ न्यूक्लियंस और मास ऑफ न्यूक्लियस का डिफरेंस है। तो यहां पर जो इक्वेशन हमने मास डिफेक्ट के लिए लिया था उसको हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, MP हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब टोटल प्रोटॉन का मास। A माइनस Z क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Mn क्या है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल न्यूट्रॉन का मास, और दोनों को जोड़ दिए, टोटल प्रोटॉन का मास और टोटल न्यूट्रॉन का मास, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, न्यूक्लियंस का मास। ये किसका मास हो गया, न्यूक्लियंस का। और ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है, किसका, एक एटम X जिसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है। तो डेल्टा M की जगह में डेल्टा M का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो दैट्स इट, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी।
और बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको डिफाइन करने के लिए 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको जोड़ दिया कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी जो है ये क्या होता है इसको बताएं, तो ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जस्ट आप थोड़ा सा रिलैक्स होके इस वीडियो को देख लें, और आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो तुरंत से आप रिकॉल कर पाओगे। गॉट इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। कुछ और भी वीडियो मैं अभी तुरंत सेंड करने वाला हूँ। थैंक यू।